प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। फ़ारस कहाँ हैं? उसने पास से गुजरती मुलाजमा से पूछा तो एक सिक्सी तैयार मुलाजमा ने सर उठाया। मिस्टर फ़ारस वो जिम में हैं मैम, फार्म हाउस के पिछले हिस्से में, काफ़ी देर से वहाँ में हैं, मैं भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो मुस्कुराकर मुतल्ले कर गई तो मोहम्मद ने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया, फिर सर हिलाते हुए शुक्रिया अदा किया। दिल में अजीब सा इज़्तिराब और कशमकश लिए वो जिम की तरफ चल पड़ी। इतने ज़ख्मों के बावजूद उनकी जान को सुकून नहीं। बंदा पूछे, डॉक्टर ने रेस्ट का कहा, इवन जिस्म हिलता नहीं और चले हैं एक्सरसाइज करने। वो मुँह बनाती जिम की तरफ चलते हुए खुद कलामी कर रही थी। शाम की पुरसुकून फ़ज़ा और बेतहाशा फूलों की खुशबू ने भी उसके दिल में बेचैनी का कोई दावा नहीं किया। और जो ही वो जिम के करीब पहुंची तो उसने अंदर से हल्की सी धमक और लोहे के वजनों की आवाज़ सुनी। दरवाजे को हल्के से धकेला और सामने ही अदन की मदद से एक्सरसाइज करता फ़ारस था। पट्टों पर तनाव लिए सफ़ेद बनियान पहने, पसीने में शराबूर, अपने ही ख्याल में गुम, वो अदन की मदद से वज़न उठा रहा था। उसकी हर हरकत में एक अजीब सा गुस्सा और शिद्दत थी, जैसे वो अपने अंदर के जज्बात को दबा रहा हो। अलबत्ता ज़ख्मों पर पट्टियों ने गिरफ्त पड़ते जख्मों से खून की बूंद दिखाई, लेकिन वो दिल से बेपरवाह था। फ़ारस ने एक लम्हे को हुर्मत की तरफ देखा, फिर वापस अपने वज़ीर की तरफ मतवज्जा हो गया, जैसे कि उसकी मौजूदगी कोई मानी न रखती हो। ये क्या बदतमीज़ी है? उसकी आवाज़ में नरमी के साथ कुछ सख्ती भी शामिल थी। ओह भाभी, थैंक गॉड आप आ गई। ये देखें, सर मेरे साथ ज़बरदस्ती करके एक्सरसाइज कर रहे। मैं मना भी कर चुका हूँ कि मत करें, ज़ख्म ख़राब हो रहे। अदन ने फौरी परे होते पसीना पहुँचते शिकायत लगाई। अदन, तुम्हारे सर की ऐसी की तैसी। वो मुँह बनाकर आगे आई। आपको इतना नहीं पता कि ज़ख्म ख़राब हो सकते? वो फ़िक्रमंद सी लड़ती आगे आई। मैं खुद ख़राब हूँ, ज़ख्म ख़राब हो गए तो क्या हो गया? फ़ारस ने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया, फिर बेनियाज़ी से बोला। उसकी आवाज़ में सदमोहरी थी, जैसे उसकी ज़िंदगी में हुर्मत का कोई ख़ास मुकाम ना हो। और हुर्मत ने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। फ़ारस, आपको बॉडी के साथ ज़ुबान को भी रेस्ट देनी चाहिए। हुर्मत की आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। इमली, अभी भी मसरूफ़ हूँ। उसने एक भारी सांस ली, हल्की सी अंगड़ाई लेकर ब्लैक ग्लव्स उतारकर ज़मीन पर फेंके और उसकी तरफ मुड़ा। ये सब अदन के सामने सुनकर हुर्मत का दिल टूटने के करीब था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जानती थी कि फ़ारस भी उस खामोश जिद्दोजहद में उलझा हुआ है और डिविलियर से बदला लेने को बेहद बेताब है। वो इसकी फ़िक्र और गुस्से को समझ रही थी। चले, मैं अब चलता हूँ, सर वाइफ वेट कर रही होगी। अदन उनको तन्हा छोड़ता बाहर निकल गया। फ़ारस जानता था उसके कुछ दिन पहले बेबी हो गया था, इसलिए उसे जल्द घर जाना होता था। आप मुझसे भाग नहीं सकते फ़ारस। वो टावल पकड़ने लगा कि हुर्मत ने फौरी कदम बढ़ाकर टावल पकड़ते उसके पसीने को पोंछना शुरू कर दिया। हम दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते और आप भी ये अच्छी तरह जानते हैं। इवन आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फिर क्यों तड़पा रहे हैं? क्यों मेरे साथ खुद को भी सजा दे रहे हैं? वो भीगी पलकों से कहती एहतियात से उसके पसीने को पहुंच रही थी और फ़ारस का दिल उसे इतने करीब पाकर बीट मिस कर रहा था, लेकिन उसने बज़ाहिर उसकी तरफ सख्त नज़रें जमाई। इमली, मैं तुमसे भाग नहीं रहा, बस मुझे वक्त चाहिए। और अभी वक्त? हुर्मत ने उसकी बात काट दी। कितना वक्त चाहिए आपको? कितनी दूर भागेंगे? फ़ारस ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची और जिम के एक कोने में जाकर स्टाइलिश सोफे पर बैठता हार्ट बीट वाली मशीन को मुट्ठी में लेकर एक्सरसाइज करने लगा, जैसे वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। मैं कब भागता हूँ? भागती तो तुम हो। अभी एक किस मांगूंगा और तुम्हारी स्पीड लेविस हैमिल्टन से बढ़कर होनी। वो मसरूफ़ अंदाज में तंज कर गया। वो कौन हुए हैं? वो सर खुजाती मालूमात लेने लगी और फ़ारस मुंह बिगाड़ कर उसे देखने लगा। बता दें, अब मुझे क्या पता वो कहाँ कर रही ज़्यादा। वो उसके पास आ बैठी। फ़ारस को अभी तक पसीना आ रहा था, ऊपर से ज़ख्म भी काफ़ी बिगड़ते हुए लग रहे थे, मगर हुर्मत बेचारी अपने शौहर को कैसे समझा दी। F1 फार्मूला इन द वर्ल्ड, ही इज़ ऑन विनर होल्डर। वो बिलाखर मुतल्ला करता आंखें मूंदकर सोफे पर नेमदराज हो गया। रूम में आ जाए ना, रेस्ट कर लें। वो उसका सर अपनी गोद में रखती बालों में हाथ चलाने लगी और फ़ारस सुकून महसूस करता चुप रहा। आपको क्या लगता है कि मैं कुछ महसूस नहीं करती? हर बार जब आप मुझसे इस मुतल्लक बात करते हैं, अपनी ख्वाहिश बयान करते हैं, तो मैं खुद को कटहरे में खड़ा महसूस करती हूँ। लेकिन मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ फ़ारस, मैं खुद को आपके हवाले करने को तैयार हूँ। मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। वो हिचकिचाहट, शर्म और अफसोस के मिले जुले तासुरात लिए बोली थी और उसके करीब आकर उसकी बंद आंखों को देखा। दिल में मोहब्बत और तकलीफ की शिद्दत एक साथ भर गई। आप कुछ कहेंगे नहीं? वो उसके कोई रिस्पॉन्स ना देने पर थोड़ी हैरान हुई थी। मुझ नापाक इंसान। बस वो उसके लबों पर अपना नाजुक हाथ रख गई।
یہ کہاوت ہی ہے فارس، آپ سے بھی زیادہ برے مرد اس دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کی بیویاں نیک ترین۔ آپ تو مجھ سے زیادہ علم رکھتے، آپ کو تو پتا کہ فرعون کی بیوی نیک ترین عورت تھی لیکن ان کو شوہر فرعون ملا۔ دنیا کے لیے یہ لفظ ٹھیک نہیں کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور بدکردار مردوں کے لیے بدکردار عورتیں۔ یہ حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ ابھی آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے تمام حقوق مجھے دے رہے ہیں تو مجھے بھی آپ کے حقوق آپ کو دینے چاہیے۔ پھر میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ راہ راست پر کی طرف آئیں گے۔ میں اتنی نیک نہیں تو آپ بھی اتنے گنہگار نہیں۔ وہ مسکرا کر کہتی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی جھکی اور فارس کے سینے کا تار جھڑاؤ بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی حد تک سمجھ چکا ہو کہ حرمت کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ ہم اپنی میرڈ لائف اسٹارٹ کریں؟ ایون تم مجھے ایسے ہی قبول کر لینا چاہتی؟ فارس کی آواز گہری اور چیلنج بھرے لہجے میں تھی۔ ہاں، حرمت نے بھیگی پلکیں لیے زور سے کہا۔ اتنی خواہشیں پوری ہو گئی تھیں لیکن اس ایک خواہش کا روگ اس کی روح کو چھلنی کیے ہوئے تھا کہ کاش وہ کامیاب ہو جاتی تو آج اس کا شوہر اس کا آئیڈیل ہوتا اور وہ خوشی اس کی پناہوں میں چلی جاتی۔ لیکن شاید ہر خواہش پوری ہونے والی نہیں ہوتی۔ جی میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، ان کے درمیان الفاظ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ پھر اچانک جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی ہو، فارس نے حرمت کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ یہ کوئی نرم گلے لگانا نہیں تھا بلکہ دونوں کے درمیان ایک ضدی کشمکش کا آغاز تھا۔ حرمت نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن فارس نے اسے اور قریب کر لیا۔ تم چاہتی ہو کہ ویسے نہیں تو ایسے قابو کر لو گی؟ اس نے سرگوشی کی۔ ہاں ہاں، حرمت کی آواز میں اب بھی شرم و ہچکچاہٹ تھی۔ تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تم کتنی کامیاب ہوتی ہو۔ فارس نے سر جھکایا۔ اس کی سانسیں حرمت کی گردن کے قریب گرم تھیں۔ میں کوشش کروں گا لیکن پہلے بتا دوں، پیدائشی برا نہیں تھا، دنیا نے بنایا تھا۔ اب دنیا میں ہی رہ کر سدھر نہیں سکتا۔ تم دعا کرو گی تو شاید میرا دل بدل جائے، بٹ آئی سویئر دل پتھر ہے اب۔ حرمت کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ اس نے فارس کی آنکھوں میں کچھ بدلتے ہوئے محسوس کیا، شاید وہ سرد مہری پگھل رہی تھی۔ آئی لو یو ایملی، اپنے فارس کو معاف کرنا۔ میں تمہارے لیے اچھا شوہر تو بن جاؤں گا لیکن شاید میں اپنے لیے اچھا انسان نہ بن سکوں۔ اس جہاں میں خوش ہوں کہ تم میری ہو لیکن اس جہاں سے ڈر لگتا کہ تم جدا ہو جاؤ گی۔ فارس نے آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے چہرے پر جھک کر ایک نرم مگر شدت سے بھرپور بوسہ دیا۔ یہ بوسہ غصے، محبت اور پیار کی ملی جلی کیفیت کا عکاس تھا، جیسے وہ دونوں اس جنگ سے تھک چکے ہوں اور اب ایک نئی شروعات چاہتے ہوں۔ میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں رہ سکتا، میں تم پر کبھی غصہ نہیں کر سکتا کیونکہ تم میرا عکس نہیں ہو۔ تم سفید ہو، میں سیاہ ہوں، تم کمل کا پھول ہو تو میں کیچڑ ہوں، تم شفاف آئینہ ہو تو میں پتھریلا پتھر۔ فارس نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے تھامے رکھا جیسے دنیا کی ساری مشکلات ان کے پاس اس لمحے میں ختم ہو چکی ہوں۔ آپ نے وہ جملہ نہیں سنا، یار جیسا بھی ہو وہ یار ہی ہوتا ہے۔ آپ کیسے ہیں آپ اور اللہ جانے، لیکن آپ میرے لیے میرے محبوب شوہر ہیں، میری کل کائنات ہیں۔ وہ مسکراہٹ بکھیرتی بولی اور فارس ہمدانی پہلی بار اپنے اندر کسی اچھائی کو جاتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ دل نے پہلی بار نرمی بھری سرگوشی کی سنی تھی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، دیواروں پر کچھ فائلیں اور چارٹس لگے ہوئے تھے۔ فارس، عدن اور رامش ایک میز کے قریب دونوں قریب بیٹھے تھے۔ تینوں کے چہروں پر کشیدگی عیاں تھی۔ فارس کے چہرے پر غصہ اور انتقام کی آگ، جبکہ عدن اور رامش سنجیدگی اور احتیاط کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ دیکھو میں نے بہت برداشت کر لیا ہے، تم نے ان سب کو گرفتار کیا، ان پر مقدمہ چلایا، لیکن جو اپر کلاس تھے وہ کم سزا میں بچ نکلے اور جو نارمل کلاس تھے وہ لمبی سزا کے مستحق ہوئے۔ بیکاز آئی نو تم لوگ وہاں قانونی طور پر نہیں آئے تھے، تم لوگوں نے ان سب کو پولیس کے حوالے کیا تھا اور اس کے بعد وہ بچ گئے۔ وہ حقیقت بیان کر رہا تھا کیونکہ یہ کیس سی بی آئی کا نہیں بلکہ پولیس کا تھا، اسی لیے فارس کو قتل کرتے دیکھ کر بھی رامش نے سمد اور ریحان کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا کہ اگر پولیس خود کچھ کرتی تو یہ ان کا درد سر، انہیں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ یہ فارس ہمدانی کی ذاتی دشمنی تھی۔ وہ لوگ مجھے تباہ کرنے آئے تھے، میں نے قسم کھائی تھی کہ ان سب کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ وہ سرد مہر تھا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی حالت، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہیں اور وہ لوگ اب قانونی نظام کے تحت ہیں۔ یقیناً انصاف ہوگا، رامش نے اسے سمجھانا چاہا۔ قانون، اب کے قانون کو ہم صرف ہنسنے کا ذریعہ سمجھ سکتے ہیں۔
तुम जानते हो पैसा फेंक कर सबको खरीद लिया जाता, अदालत में गवाह पलट जाते हैं और आखिर में वो सब आज़ाद घूमते हैं जिन्होंने कत्ल तक किया हो। लाइक मैं भी कातिल हूँ मगर कोई डर नहीं क्योंकि मेरे पास पैसा और ताकत है। वो उसे बावर करवा गया। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? रमेश ने फिर पुरस्कून लहजे में कहा, मैं इनको एक एक करके खुद ही शिकार करूंगा, तुम बस मुझे उन तक पहुंचने दो। तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी उनको जेल से रहा करवाने में। वो मुस्कुराकर बोलता, जबड़े को धीमा सा हिलाने लगा जिससे बहुत हल्की सी कड़ाक की आवाज आई थी। लेकिन कैसे? रमेश फिक्रमंदी से उनको देख रहा था और फारस तमाम प्लान उसके गोशगुजार करने लगा, जबकि अदन मुसलसल खामोश था। लेकिन आपको खतरा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस तुम अपनी आंखें बंद रखो और मुझे अपना काम करने दो। वो गहरी सांस लेते हुए बोला और रमेश चुप हो गया। फारस की आंखों में इंतकाम की आग मजीद भड़कने लगी थी। वो हर कीमत पर उन आदमियों से इंतकाम लेकर रहने वाला था जो कुत्तों की तरह एक साथ मिलकर उस पर हमला कर चुके थे। ऑफिस की दीवारों पर बड़े बड़े आर्ट पीसीज और कीमती चीज़ें सजी हुई थीं और इसके बीच में एक बड़ी चमकदार लकड़ी की मेज़ रखी हुई थी जिसके एक जानब डिविलियर अपनी आरामदेह स्टाइलिश कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी थी, जबकि जैक मार्टिन उसके सामने खड़ा था। खौफ और हिचकिचाहट उसके चेहरे से जाहिर थी। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने इतनी मुश्किल से उसको तबाह करने का पूरा मंसूबा बनाया था, लेकिन वो फिर भी बच गया। क्या मेरी सारी ताकत और पैसा किसी काम का नहीं रहा? वो गुस्से से चिल्लाया। सर, शायद वो इस बार पहले से ज्यादा मजबूत और होशियार हो गया है। जैक मार्टिन झिझकते हुए बोला, मुझे मत बताओ कि वो होशियार हो गया है। ये सुनने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मुझे बताओ कि हम दोबारा उस पर कैसे हमला करें। वो मेज़ पर जोर से मुक्का मारते हुए बोला, सर वो अब बहुत ताकतवर हो चुका है। उसके आसपास के लोग उसे मुसलसल मालूमात देते रहते हैं। यही वजह है कि तमाम गद्दार वो नौकरी से निकाल चुका है। अब वो किसी भी हमले के लिए तैयार रहता है। जैक मार्टिन ने संजीदा अंदाज में कहा, तो क्या मैं उसे छोड़ दूं? क्या मैं उसको आज़ाद घूमने दूं? वो दांत पीस गया। नहीं जनाब, एक हल है। वो जो ही उससे शहर आए हम अपने आदमियों के हाथों उस पर हमला करवा दें। वो गौर करते हुए मशवरा दे गया तो डिविलियर पुरसोच अंदाज में सर हिला गया। हाँ, ये सही कह रहे हो, वो वहाँ की निस्बत यहाँ इतना ताकतवर नहीं। डिविलियर ने सर हिलाया। हमें यह काम बहुत चुपके से करना होगा। अगर वो जान गया तो और भी होशियार हो जाएगा। हमें ऐसा जाल बिछाना होगा कि उसको कुछ पता ना चले। वो साथ ही हिदायत कर गया और अपनी कुर्सी से उठकर अपने ऑफिस की खिड़की के पास गया। नीचे शहर का मंजर देखते हुए पुरस्कून सांस खारिज किया। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी क्या कीजिए और नावल को लाजमी शेयर कीजिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि नावल ख़त्म होने वाला है।